बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जहाँ पर भी हमने देखा है, जहाँ पर भी टीचर्स होते हैं वो बोर्ड पे पढ़ाते हैं, जिसमें सबसे जो डिफ़िकल्ट चीज़ होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम गाइड पढ़े, हम बुक पढ़े, हम बोर्ड पढ़े, हम टीचर के नोट्स ले ले, हम यूट्यूब से देखें, इसमें सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है, आपने जो बुक है उसको पढ़ना है। बुक नहीं है तो गाइड पढ़े। मतलब गाइड बुक थोड़ा बहुत सेम है, लेकिन बुक में थोड़ा समझना मुश्किल होता है, गाइड में आसान होता है। तो आपने जो सारा ज़ोर देना है वो गाइड पे देना है। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बड़े बड़े कॉलेजों में, वो बिल्कुल बुक्स में ही नोट्स बनाते हैं। हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे, वो बुक्स में ही जो है ना वो थोड़ा सा वो लेक्चर नोट करते थे। क्योंकि आप आखिर में भूल चुके होंगे कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या मैंने लिखा था, कितने नोट्स बनाए थे, वो चीज़ें आप भूल चुके हैं। बुक्स में लिखा है तो बुक को दोबारा पढ़ोगे, बुक में लिखा है तो आपको सब कुछ बुक में ही जो है ना वो होगा। लिहाजा इस मकसद के लिए हमने स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बायो के और लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना अभी शुरू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह सारे के सारे एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उसके डिस्कस करने का मतलब यह होगा कि आपको जवाब लिखने का तरीका आ जाएगा, जवाब लिखने का तरीका आ जाएगा, चीज़ों को समझने का तरीका आ जाएगा, बायो को कन्फ्रीहेंड करने का तरीका आ जाएगा। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते इन चीज़ों पर, जबकि ये भी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन हमने सारे के सारे 9 चैप्टर के डिस्कस किए हुए हैं इसी चैनल पर। गिव डिटेल आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिटेल आंसर करें फॉलोइंग क्वेश्चंस के। हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाए ये चीज़, लेकिन ये इसमें एक चीज़ है, इसमें कोई आप बोर्ड से नहीं पढ़ते, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते। इसमें सारा का सारा जो है ना आप बुक से सारा का सारा जो आपने लिखना होता है, जो आपने याद करना है वही पढ़ोगे। तो मतलब बुक्स ये एक स्टडी के लेवल पर एक मटेरियल है, ये एक सेल्फ स्टडी। मैं समझता हूँ कि सेल्फ स्टडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लास में शायद आप 5 दिन ना जाए, लेकिन सेल्फ स्टडी ज़रूर करें, सेल्फली चीज़ों को ज़रूर पढ़ें। ब्रीफली establish the link between biology with physics, geography and statistics। आसानी से जो है ना आप जो बायो का लिंक है फिज़िक्स के साथ, बायो का लिंक फिज़िक्स के साथ, जियोग्राफी के साथ और स्टैटिस्टिक्स के साथ आप इसको एक्सप्लेन करें। सो क्वेश्चन नंबर 2 हम इसमें आपने सारे पढ़ने हैं इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन क्वेश्चन इन चीज़ों से ही आता है। सो between linkage between biology with physics, chemistry, geography, statistics and economics। इसमें हमें फिज़िक्स मांगा है, ठीक है ना, और जियोग्राफी मांगी है और स्टैटिस्टिक्स मांगा है। तो हम सिर्फ इसको ही डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। और अगर जो है ना आपको लोगों को पसंद है तो हम यानी लोगों को समझना है तो हम पूरा भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम स्मार्टली जो है ना एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी इज़ नॉट आइसोलेटेड सब्जेक्ट। बायोलॉजी एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है, बट इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस विच मीन्स इट इज़ अ ग्रेट रिलेशनशिप विद अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी। ये मल्टी डिसिप्लिन जिसमें मुख्तलिफ मल्टी सब्जेक्ट्स आते हैं। मल्टी डिसिप्लिन आप यूनिवर्सिटी के लेवल में जाओगे तो आपसे लोग पूछेंगे कि आपका क्या डिसिप्लिन है, यानी आप जो है ना उस चीज़ पर क्या आप डिसिप्लिन ला करते हो डिसिप्लिन में, ठीक है ना। आप बायो मेडिकल में हो तो आप एमएलटी करते हो, आप फार्मेसी के डिसिप्लिन में हो। तो मल्टी डिसिप्लिन का ये मतलब है कि बायो में मुख्तलिफ जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स है, विच मीन्स दैट इट इज़ अ ग्रेट रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट विद अदर फील्ड ऑफ स्टडी। इसका मुख्तलिफ फील्ड के साथ जो है ना इसका रिलेशनशिप है। सम ऑफ द एमर्जिंग फील्ड आर एज फॉलो। जो एमर्जिंग फील्ड है, जो मतलब दुनिया में ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, ऊपर आने वाले, एमर्ज होने वाले, दुनिया पर अप्लाई होने वाले, उनके वो फॉलो आपके नीचे दिए गए हैं। फिज़िक्स, बायो फिज़िक्स, बायो मीन बायोलॉजी, फिज़िक्स मीन
फिजिक्स मीन फिजिक्स। तो रिलेशनशिप बिटवीन बायो एंड फिजिक्स इज बायोफिजिक्स। अब क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने के लिए जो हम प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, किस चीज़ के प्रिंसिपल, फिजिक्स के, उसको क्या कहते हैं, बायोफिजिक्स। डेवलपमेंट, अब इसमें मैं ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लेता क्योंकि आपने लेक्चर्स पढ़े होंगे, इस सारा चीज़ें पढ़े होंगे, तो उसमें आपको हो सकता है कि मसला हो, लेकिन थोड़ा सरसरी आपको एक ओवरव्यू मिल जाए तो आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। डेवलपमेंट, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स for a biologist helps in using the principle and technique of physics in biological phenomena। जो फिजिक्स को समझना एक बायोलॉजिस्ट के लिए उसको मदद देता है यूजिंग द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स, कि वो फिजिक्स के प्रिंसिपल, रूल्स और जो मुख्तलिफ प्रिंसिपल से और टेक्निक से वो इस्तेमाल कर सकते हैं, किस में, बायोलॉजिकल फिनोमेनास में, यानी जो लिविंग चीज़ में जो सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, इन चीज़ों में वो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। बायोफिजिक्स डेवलप आफ्टर वर्ल्ड वार टू। बायोफिजिक्स वर्ल्ड वार टू के बाद जो है ना डेवलप हुआ। एक तो बिल्कुल सिंपल ये है कि अगर आप मेडिकल MBBS में जाओगे तब भी फिज़िक्स पढ़ोगे, आप नर्सिंग में जाओगे तब भी फिज़िक्स पढ़ोगे, आप फार्मेसी में जाओगे तब भी फिज़िक्स पढ़ोगे, यानी आप यूनिवर्सिटी के लेवल तक मेडिकल के साथ, बायो के साथ आप फिज़िक्स पढ़ोगे। एग्जाम्पल, इट इज़ अ सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी। ये सिमिलर है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर जो होता है, जिससे जो है ना जिसको हम जबल कहते हैं, ठीक है ना, जबल, जिससे पहाड़ों के बहुत बड़े दरख्तों को उठाया जाता है। एक जो है ना पत्थर इसके साथ रखा जाता है, लोहे से बना होता है, एक लंबा राड की तरह होता है वो, उसके प्रिंसिपल। और लेम्स ऑफ एनिमल्स, लेम्स कहते हैं आगे वाले पाँव, ठीक है ना, आगे, हमारे तो हाथ थे लेकिन जानवरों में आगे वाले पाँव, आगे वाले पाँव। तो लीवर के और एनिमल, जानवरों के आगे वाले पाँव की प्रिंसिपल सेम है। यूज़ ऑफ एक्सरे, MRI, CT स्कैन फॉर डायग्नोसिस प्रिंसिपल। अब एक्सरे जो है ना फिज़िक्स के जाते हैं, लेकिन हम इसको जो है ना मेडिकल में इस्तेमाल करते हैं। MRI जो है ना जो सर की होती है, CT स्कैन जो होता है, ये फिज़िक्स के जाते हैं, लेकिन हम इसको डायग्नोसिस पर्पस के लिए, यानी चीज़ को, बीमारी को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड इन फिजियोलॉजी, बायोएनर्जेटिक्स, न्यूरोसाइंस एंड फार्माकोलॉजी एक्सेट्रा। जो बायोफिजिक्स है ये फिजियोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है, बायोएनर्जेटिक्स में तो बहुत सारा मैथमेटिक्स और सब चीज़ें इस्तेमाल होते हैं। न्यूरोसाइंसेज में भी इस्तेमाल होते हैं। फार्माकोलॉजी जो ड्रग्स की स्टडी है, दवाइयों की स्टडी, इसमें भी इस्तेमाल होता है। अब उन्होंने बायोकेमिस्ट्री का नहीं कहा है, तो हम बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस नहीं करते हैं, बायोजियोग्राफी को डिस्कस करते हैं। बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, जियोग्राफी मीन प्लेस आर, जो ज़मीन थे जो होता है, तो इसके बारे में, यानी जानवर या लिविंग थिंग्स जो ज़मीन पर होते हैं, उनकी स्टडी को बायोजियोग्राफी कहते हैं। द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। स्टडी ऑफ वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी को जो डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन होते हैं, उसमें स्टडी को यानी बायोजियोग्राफी कहते हैं। मसलन कहीं पर जो है ना वो कुछ जानवर है वो बहुत सर्द इलाकों में रहते हैं, जबकि वो दूसरे जानवर वो इतने सर्द इलाकों में रह नहीं पाते। तो ये सब इसकी तरह हम ये चीज़ें बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ चूँकि सब्जेक्ट तो जो है ना अभी तो ये अलग सब्जेक्ट बना है बायो, जबकि हम अगर इब्न सीना इसमें पढ़ोगे, इब्न सीना और इनसे साइंटिस्ट को देखेंगे तो वो बहुत सारे जो है ना सब्जेक्ट्स में माहिर होते थे। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने इसको एज अ जो है ना एक
इसको समझना है आपने, ठीक है ना। जितने भी एलन मस्क ने जो रॉकेट साइंस पढ़ा है, खुद रॉकेट साइंस सबसे जो मुश्किल सब जो सब्जेक्ट होते हैं रॉकेट साइंस है, तो उसने खुद पढ़ा है। तो मतलब आप खुद पढ़े, खुद समझे और ख़ुद इसमें रिसर्च करें, ख़ुद इसमें चीज़ें करें, ज़्यादा जो है ना टाइम ज़ाया ना करें। आप बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मतलब इसके थ्रू और 4-4 साल ज़ाया करते हैं। नहीं, आपने 9th का पढ़ा, आप 10 का भी पढ़े, आप पढ़ाए और इसी तरह आप चीज़ें जो है ना समझने की कोशिश करें। एक्सप्लेनेशन: साइंटिस्ट स्टडी ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंड द स्प्रेड ऑफ एनिमल बॉर्न डिजीज़। साइंटिस्ट एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है ना वो स्टडी करते हैं ताकि वो मालूम कर सकते हैं कि जो एनिमल पैदा होते हैं और उसमें जो बीमारियां होते हैं उसको मालूम कर सके, कौन सी एनिमल में पैदा होने के साथ भी बीमारी आती है। इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स भी के कौन से प्लांट्स, जैसे बहुत सारे प्लांट्स एक कंट्री में होते हैं दूसरे में नहीं होते। यहाँ जो एक प्लांट होता है वो सिर्फ पानी के साथ होता है। अक्सर गांव में होते भी है जो ऊंचे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा पानी पीते हैं। तो ये भी बायोजियोग्राफी में आते हैं। एंड एनिमल्स प्रिजर्वेशन ऑफ रेयर स्पीशीज़ इन चेंजिंग जियोग्राफी। अब एनिमल प्रिजर्वेशन की भी कि फॉर एग्जांपल एक जगह पर एनिमल्स को या प्लांट्स को ख़तरा है तो वो एक जगह से दूसरी जगह वो चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल: इन बायोजियोग्राफी वी स्टडी वाई पोलर बेयर्स आर फाउंड ओनली इन सर्टन पार्ट ऑफ आर्कटिक रीजन। तो जो है ना पोलर बेयर जो है ये सिर्फ जो है ना कुछ पार्ट्स में क्यों पाए जाते हैं, यानी इस सवाल के जवाबात, जैसे पोलर बेयर जो है जो बहुत बर्फ़ में होते हैं तो वो वहाँ पर क्यों होते हैं, तो इसके रीज़न से क्योंकि वो वार्म ब्लडेड होता है, इसी तरह मुख्तलिफ। तो इसमें हम स्टडी करते हैं। दूसरा जो लास्ट वन है वो है बायो इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ चुका हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिफाइन बायोलॉजी। हाउ कैन यू डिस्क्राइब योर ओन बॉडी। आप किस तरह अपने जिस्म को डिस्क्राइब कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं अंडर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मुख्तलिफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के ज़रिए आप अपने जिस्म को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पे है। सो हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और इसके जो आंसर है। डिफाइन बायोलॉजी, डिस्क्राइब वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपसे वाइवा में कहीं पर भी पूछा जाएगा या वैसे दोस्तों में जो पूछी जाने वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ यही ब्रांचेस पूछे जाते हैं, तो हम इसको आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। वर्ड बायोलॉजी कहाँ से आया? इन 1736 स्वीडिश साइंटिस्ट कार्लस लिनियस फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द वर्ड बायोलॉजी। कार्लस लिनियस ने पहली मर्तबा इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया बायोलॉजी का। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से बना है। बायोज मीन लाइफ और लिविंग थिंग्स, लोगस मीन टू स्टडी नॉलेज और थॉट्स। तो बायोलॉजी लाइफ और लिविंग थिंग्स से बना है और लोगस मीन स्टडी, ये तो सबको पता है। बायोलॉजी इज़ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेज। ये नेचुरल साइंसेज मतलब लिविंग्स के ज़रिए, क्योंकि केमिस्ट्री में आप नॉन लिविंग और सीमेंट और होमे इस चीज़ें, फिज़िक्स में आप बड़े बड़ी चीज़ें और प्रिंसिपल्स लो है उन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, जबकि इसमें सिर्फ नेचुरल चीज़ों के बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ोगे। डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म के से जो है ना इसकी स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। या द स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की स्टडी को, जिस चीज़ में भी ज़िंदगी हो इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की मेन 3 ब्रांचेस है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है। तो हम शायद थोड़ा यानी आपको सिर्फ समझाने के लिए पढ़ाएंगे ताकि आप दोबारा ख़ुद से पढ़े तो आपको ये आसान हो। शायद मतलब वो डिटेल में वो नहीं होगा क्योंकि एक बार आपको क्लास में भी पढ़ा चुके होंगे।
देयर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के 3 मेन ब्रांचेस है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब प्लांट्स के बारे, अच्छा सवालात पूछे खुद से, प्लांट्स के बारे में क्या स्टडी करते हैं कि प्लांट को खुराक कैसे जाता है। अब कितने 20 सवाल, 100 सवाल, 1000 सवाल आप इसमें लिख सकते हैं कि खुराक कैसे जाते हैं, पत्ते क्यों गिरते हैं प्लांट्स के, पानी कैसे जाता है, जड़ों से उसका क्या काम तय होता है, किसी के जड़ें छोटे होते हैं किसी के बड़े होते हैं, ये क्यों होता है, कौन से प्लांट किस ममालिक में है। तो इस तरह प्लांट के बारे में हम स्टडी करते हैं। प्लांट के जो है ना बहुत सारे पाइलम्स है, पाइलम आर्थ्रोपोडा, और ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा है। ज़ूलॉजी द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जो ज़ूलॉजी है ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, वन ऑफ द बेस्ट जो है ना सब्जेक्ट है ज़ूलॉजी। इसकी कोई भी जो ना डिनाई नहीं कर सकता। क्यों? अब इसमें एनिमल्स के बारे में नहीं, ज़्यादातर ह्यूमन के बारे में अगर हम स्टडी करें तो किडनी क्या होता है, किडनी, ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कार्ड क्या होता है, जो है ना बोन्स क्या होते हैं, मसल्स कितने होते हैं, टिश्यू कितने होते हैं, इतने हम स्टडी करते हैं। मैं तो वैसे थोड़ा इसमें डिटेल में गया ताकि वो स्टडी ऑफ माइक्रोब्स सच एज वायरस एंड बैक्टीरिया। माइक्रोबायोलॉजी में हम जो है ना एसेलुलर लाइफ भी स्टडी करते हैं, जो है वायरस स्टडी करते हैं और बैक्टीरिया स्टडी करते हैं, और इनके ज़रिए हम कित वेलफेयर के काम कैसे कर सकते हैं। जैसे इस इंसुलिन जो है ना बैक्टीरिया के ज़रिए तैयार किया जाता है, तो इसका ये फ़ायदा है। अब हम जो बड़े ब्रांचेस आते हैं उस पे आते हैं। मॉर्फोलॉजी, मॉप मीन फार्म, द ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कुछ राउंड से शेप होते हैं, कुछ ओवल शेप होते हैं, कुछ स्टारफिश शेप होते हैं। तो मतलब मुख्तलिफ फॉर्म और स्ट्रक्चर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और उसको जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्म और स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ये हम किस सब्जेक्ट में करेंगे? मॉर्फोलॉजी में। एनाटमी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटमी। एनाटमी जैसे हम अंदर के ऑर्गेन्स और जो है ना अंदर के सिस्टम्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे किडनी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, किडनी के बारे में स्टडी करते हैं, लंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, स्टमक के बारे में स्टडी करते हैं, इसको एनाटमी कहते हैं। एना मीन अप, टोमिया मीन कटिंग। तो मतलब जो है ना अंदर तक जो चीज़ें कट करके, यानी बॉडी को ऊपर जो चीज़ है वो कट करके जो अंदर आप देखोगे उसको, इसकी स्टडी को एनाटमी कहते हैं। हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर जो है ना एनिमल की स्टडी करें और प्लांट की टिश्यू की स्टडी करें, इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। यानी हमारे बदन में कितने सारे टिश्यूज़ हैं, तो इन सब की स्टडी को हम क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है, ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है। आपका फोकस ये नहीं है, पढ़ना नहीं है। आप ऐसे हो कि आप पढ़े, आप बार बार पढ़े, और जहाँ भी जाओ आप आसानी से कैडेट के टेस्ट और ये सारे टेस्ट पास कर सकें। सो डोंट बी, ठीक है ना, मतलब ये नहीं कि इसका क्या फ़ायदा है। ये ज़्यादा सवालात अक्सर लोग जो है ना 9th में आते हैं तो ऐसे सवालात पूछे, इसका क्या फ़ायदा है। फ़ायदा हो या नहीं हो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दूँ। एक सिंपल सी चीज़ बता दूँ, जो ये जो बुक्स है, बहुत सारे जो है ना एक लड़के हैं वो 11 में नहीं पढ़ लेते, ठीक है ना, तो वो जो है ना फिर बाद में पढ़ लेते, 3 महीनों में पढ़ लेते, वो टॉप कर जाते हैं। मेरा मतलब ये है कि ये जो बुक्स है ये बहुत आसान लेवल पर है, बहुत ज़्यादा आसान लेवल पर है। तो लिहाजा आप लोगों ने घबराना नहीं है। क्या नहीं करना? घबराना नहीं है। और अगर आप नहीं घबराओगे तो ये चीज़ें बहुत आसान होगी। और आप जो है ना बुक जो है ना, आप बुक को उठाए और पढ़ते रहे। जैसे आप नावल को पढ़ते हैं इस तरह पढ़ते रहे, बायो को तो इस तरह ही पढ़े। मैं ये बता दूँ कि अगर आपने 5-6 मरतबा नहीं पढ़ा है बायो को, 5-6 मरतबा, तो आप जो है ना आप इसके अहल नहीं है कि 10th में चले जाए एज अ टॉपर। तो आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा, फिजियोलॉजी जो डॉक्टर्स होते हैं हमारे पास, वो फिजियोलॉजी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। द ब्रांच ऑफ स्टडी विद द फंक्शन एंड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। जैसे फिजिशियन इसको कहते हैं, जो डॉक्टर होते हैं,
कि किडनी का क्या काम है और उसमें कौन से सिस्टम्स काम कर रहे हैं, इसके स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, द ब्रांच ऑफ biology with the study of development of new individual from fertilized egg यानी zygote is called embryology। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी का एक फर्स्ट ईयर में एक अलग जो है ना एक चैप्टर है इस पर। फिर एम्ब्रियोलॉजी का मेडिकल में एक बुक है जो आप एम्ब्रियो पढ़ोगे। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि एम्ब्रियोलॉजी जो है वो आप जो पढ़ोगे तो ये एक बहुत बड़ा वाइड जो है ना सब्जेक्ट है और जो है ना चैप्टर है, तो इसको आपने पढ़े। अब इसके में स्टडी क्या करोगे, एम्ब्रियो के बारे में स्टडी किया कि बच्चा जो है ना पहले स्पर्म और अंडा जो एग मिलते हैं इससे ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट से फिर क्या बनता है, फिर 2 हफ्ते क्या होता है, फिर 3 हफ्ते बाद क्या होता है, फिर 60 दिन के बाद क्या होता है, 1 महीने के बाद क्या होता है, कौन से हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन किन से हार्मोन जो है ना रिलीज़ होते हैं, तो ये सब जो है ना आप पढ़ोगे इसमें। अच्छा, जो टेक्सानमी तो शायद 5वें चैप्टर में भी है, हाँ नामनक्लेचर में है टेक्सानमी कहते हैं अरेंजमेंट को, जो एनिमल्स के अरेंजमेंट, प्लांट्स के टाइप्स के अरेंजमेंट, इसको टेक्सानमी कहते हैं। अब इसको पढ़ने का मकसद ये नहीं कि आपको याद हो, ठीक है ना, ये अभी एजुकेशन का थोड़ा सिस्टम अलग हुआ है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली आप यूज़ कर सकते हो। तो आप सेकेंड ईयर के बाद आओगे तो आपको प्रैक्टिकल यूज़ इसमें समझ आ जाएगी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी deal with the study of naming and classification of organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and differences is called taxonomy। वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम नेम्स देते हैं और जो है ना क्लासीफाई करते हैं, क्लासेस में डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को, किस चीज़ में, ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। जैसे वर्टिब्रेट्स को एक ग्रुप में रखा जाएगा, इनवर्टिब्रेट को दूसरे ग्रुप में, वार्म ब्लडेड को एक ग्रुप में, जो है ना कोल्ड ब्लडेड को दूसरे ग्रुप में, रेप्टाइल को एक ग्रुप में, जो है ना एक ग्रुप में, और जो नॉन रेप्टाइल होते हैं जो चल फिर सकते हैं जिनके पाँव होते हैं उनको दूसरे ग्रुप में, वाटर में एक्वेटिक को एक ग्रुप में, नॉन एक्वेटिक को दूसरे ग्रुप में। सो इस तरह वो टेक्सानमी डिवाइजन करते हैं। Cell biology or cytology, the study of structure and functional of cell। So it is मतलब ये बहुत आसान है, ठीक है ना, मतलब इसको हम इस तरह ऊपर से पढ़ते हैं क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने एक बार पढ़ा होगा, टीचर से पढ़ा होगा। अब दूसरा, अगर आप 8th क्लास में हैं और पढ़ रहे हैं तो शायद थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगे, बट इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। आप इसके साथ वक्त गुजारोगे तो आपको समझ आ जाएगा। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स, सेल ऑर्गेनेल, सेल डिवीजन इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। जो सेल के ऑर्गेनेल और फंक्शन ऑफ सेल और स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है ना वो उसको हम स्टडी करते हैं, इसको सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी कहते हैं। जैसे हम सेल में मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, गल्जी अपैरेटस है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है। सो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फिर डीएनए है, उसके अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के साथ जीन्स है। तो इस तरह ये सब चीज़ें, ये तो बहुत अच्छा चैप्टर है। पैलेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। ये तो मतलब दुबई में तो सारा ये है कि फॉसिल से जो चीज़ें बनते हैं इनकी स्टडी को, जैसे बहुत सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स अगर मर जाते हैं, एनिमल इंसान भी इसमें आते हैं, कि वो जब मर जाते हैं तो कुछ वक्त के बाद उन चीज़ों को जो है ना वो बरीड हो जाते हैं, उससे फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल जो है ना कोयला और गैस, नेचुरल गैस जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो इसको पैलेंटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। अब फिर इसके सब 2 ब्रांचेस है, पैलियोबॉटनी जो है जिसमें फॉसिल ऑफ प्लांट्स को स्टडी करते हैं, और पैलियोजोलॉजी जिसमें एनिमल फॉसिल्स को हम स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी
तो इसमें हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। इम्यून वो सिस्टम डिफेंस सिस्टम होता है जो किस चीज़ में होता है, एनिमल्स में होता है। ये प्लांट में इम्यून सिस्टम नहीं होता। जिसमें बैक्टीरिया इंटर करे तो उसके ख़िलाफ़ ये अमल करता है, इस सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो इसमें हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं कि वो किस तरह जो है ना वो काम करता है, कि वाइट ब्लड सेल किस तरह जो है ना वो बैक्टीरिया को मारते हैं। इम्यून सिस्टम द डिफेंस सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फाइट अगेंस्ट डिजीज़। जो दिफाई सिस्टम होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है ना लड़ता है। काजिंग माइक्रोब्स इज कॉल्ड इम्यून। फाइट अगेंस्ट डिजीज़ काजिंग माइक्रोब, जो माइक्रोब्स डिजीज़ काज करते हैं उसके ख़िलाफ़ जो लड़ने वाला सिस्टम है उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। एंटोमोलॉजी, एंटोमन कहते हैं इंसेक्ट्स को। तो इंसेक्ट्स की जो स्टडी है इसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। और ये एंटोमोलॉजी, इस पे जो है ना बहुत सारे लोगों ने काम किया है। आपने देखा होगा कि कुछ जो है ना वो सारे स्टिंग जो कहते हैं, डंग, जो बहुत सारी चीज़ों के स्टिंग लगाते हैं वो एक बंदा उसके साथ। तो इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी जो कहते हैं। जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ हेरेडिटरी कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड थ्रू जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो वो कहते हैं ना कि हमारे जेनेटिक्स ये ऐसे ऐसे, तो वो चीज़ें। तो जेनेटिक्स जो होता है बाप से आते हैं जो है ना बेटों में, और जो है ना ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। यानी पेरेंट के अगर जो है ना अक्सर आंखें काले होंगे तो बच्चों के भी काले होंगे, बाल काले होंगे तो बच्चों के भी बाल काले होंगे। तो इस तरह ये जो टेक्टिक्स है, जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स है, ये बच्चों में आते हैं, इसको जेनेटिक्स। माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ, अब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को जो हम कहते हैं उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी, those organisms which cannot be seen through naked eye and can be studied only under microscope are called microorganism, bacteria, virus, etc. अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? ठीक है ना, प्लांट्स तो नहीं है माइक्रो, मुख्तलिफ इंसेक्ट्स तो माइक्रो नहीं है, इंसेक्ट्स भी माइक्रो नहीं है, क्योंकि जो भी आपको आंखों से दिखाई देता है बाहर माइक्रोस्कोप के, वो माइक्रो नहीं है। माइक्रोस्कोप के ज़रिए दिखाई देता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बायोटेक्नोलॉजी, ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच the branch of biology deal with the study of practical application of living organism for the welfare of human being. बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी जिसमें हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिज्म के प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो, अच्छा, इसमें अक्सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रैक्टिकल इस्तेमाल को, जैसे यूज़ ऑफ यीस्ट, सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स। यीस्ट हम इससे जो है ना बनाते हैं, सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक, मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड क्लोनिंग का प्रोसेस इससे होता है, खुराक को बचाया जा सकता है ख़राब होने। ये जो है ना अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है, तो ये याद रहना चाहिए। पैरासाइटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। तो पैरासाइट क्या है? पैरासाइट वो चीज़ होती है हमारे साथ जो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाती है। आप वो तो चीज़ है ना कि पॉजिटिव पैरासाइट और नेगेटिव पैरासाइट। तो जो ख़ुद को फ़ायदा पहुंचाता है या इंसान को नुकसान पहुंचाता है उसको पैरासाइट कहते हैं। जैसे कि मॉस्कीटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्कीटो, जो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे। मास, ठीक है ना, कीटो, और बहुत सारे और भी है। यानी आपको नुकसान पहुंचाता है, ख़ुद फ़ायदा लेता है। जैसे जिसमें जो है या क्या है, वो भी में आता है, जो है या क्या है, इस तरह जो हमसे खून चूसता है हमारे सरों से और ख़ुद वो उसको खुराक बनाता है, तो ये पैरासाइट होता है। दूसरा, वी मे टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड हार्म देम
called parasite, mosquito and bacteria. अब क्या होता है कि वो खुराक भी लेता है और वहाँ पर रहता भी है होस्ट में, जैसे जो हमारे शरीर में रहती भी हैं और हमसे खुराक भी लेती है, लेकिन हमें जो है ना वो खारिश जैसे इरिटेशन काज करती हैं, वो उसको क्या कहते हैं, पैरासाइट। तो मॉस्किटो भी पैरासाइट है, वो हमसे खून चूसता है और वो उसको खुराक भी मिलता है। बैक्टीरिया भी इसी तरह, कुछ बैक्टीरिया इसी तरह भी है। सोशल बायोलॉजी, branch of biology deals with the study of social animals such as bees, ants and migratory birds. Migratory birds वो जो मतलब ग्रुप्स में जाते हैं, वो बर्ड्स जो ग्रुप्स में जाते हैं, अक्सर असर के वक्त जाते हैं, तो इसको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। माइग्रेट कहते हैं हिजरत करना। वो एनिमल्स सच एज जो उन एनिमल की स्टडी जिसमें बीज और एंड्स है, मतलब जो शहद की मक्खी है और चुइंटियाँ हैं और माइग्रेटरी बर्ड्स है, इसमें इनकी स्टडी की। ये सोशल है क्योंकि एक साथ रहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, बीज। सोशल बायोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज one of the tough subject in medical sciences. The branch of biology deals with the scientific study of drugs, their formation and effects of the system of the human. दवाइयों के बारे में इल्म को जो है ना उसको फार्माकोलॉजी कहते हैं, और आजकल फार्माकोलॉजी पाकिस्तान में मेडिकल के बाद सेकेंड टफ सब्जेक्ट है, और उसके बाद नर्सिंग है। तो नर्सिंग और फार्माकोलॉजी एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है। सो इसमें क्या होता है, दवाइयों के बारे में हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या असर है, इसके पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या असर है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको सेकेंड सवाल समझ आ चुका होगा। सेकेंड के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला क्वेश्चन है, और ये है कि द रूल ऑफ बायो एलिमेंट्स, जो वो एलिमेंट्स जो हमारे साथ लिविंग थिंग्स को बनाते हैं, फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। रूल ऑफ बायो एलिमेंट्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो एलिमेंट्स का लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या काम है और इसकी क्या फ़ायदे हैं। बायो एलिमेंट्स डिफिनीशन, द एलिमेंट्स विच may make the body mass of living organism are called bioelements. वो एलिमेंट्स जो हमारे पास बॉडी मास बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स। आउट ऑफ 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स, जिसमें बहन में जो है ना कुदरती तौर पर है, 16 आर एंड 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। नेचुरल में जो है ना 16 को बायो एलिमेंट्स कहते हैं। 16 इसमें बायो है। इन दिस 16 बायो एलिमेंट्स ओनली 6 एलिमेंट्स ऑक्सीजन, ये है चनोप्स, CHNOPS, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फ़र, ये हमारे पास 99% जो है ना वो लिविंग बॉडी को बनाता है। नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस मेक 99% ऑफ द टोटल मास, while other 10 bioelements पोटाशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, मैग्नीशियम और ये सोडियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन मेक 1% ऑफ टोटल मास, जो बाकी 1% हमारे पास टोटल मास बनाता है। ये तो हमने उसमें भी पढ़ा है कि ये इतने होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सीजन 65% होता है, जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड 18%, हाइड्रोजन 10% होता है, जबकि नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1%, और जो फास्फोरस है ये भी 1% होता है। अदर 10 एलिमेंट्स है ये 0.1% होते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ बायो एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स की अहमियत क्या है।
इसकी ज़रूरत क्या है, इसके इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। हाइड्रोजन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोजन जो है ना वाटर में भी होता है, ठीक है ना, H2O है, तो 2 इसमें है, CH4 है जिसको मीथेन कहते हैं। तो ऑर्गेनिक में तो ये दोनों, ऑर्गेनिक में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ना हो तो ऑर्गेनिक ही नहीं है, तो इसके लिए ज़रूरी है, तो ये दोनों में होता है। ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर एरोबिक रिस्पिरेशन, जो एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, जो हम सांस लेते हैं विदाउट एक्सरसाइज, उसे रिस्पिरेशन के लिए, ब्रीथिंग के लिए ज़रूरी है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हम लेते हैं। ग्रोथ के लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे ATP हासिल होता है। एलिमेंट्स ऑफ वाटर, वाटर में भी है H2O। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी अक्सर में होता है। कार्बन, इट इज़ अ की एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये की एलिमेंट है, अहम एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। एंड कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का जी जो ग्लूकोज में है 6 हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में भी मौजूद है। तो कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, ये रूट्स में होता है। इट प्रमोट्स फ्रूट रिपिंग, जो फ्रूट होते हैं वो जो पकते हैं, ठीक है ना, ये बिकॉज ऑफ क्या होता है, ये बिकॉज ऑफ फास्फोरस होते हैं। इट गिव्स रिजिडिटी टू बोन्स एंड टीथ, ये दांतों को और हड्डियों को जो है ना वो सख्ती देती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ATP, फास्फोरस जो है ना ATP में होता है क्योंकि एडेनोसिन ट्राईफास्फेट, एडेनोसिन डाईफास्फेट, एडेनोसिन मोनोफास्फेट, तो ये ट्राई डाई और मानो जाते हैं, ये फास्फोरस की वजह से होते हैं। DNA में भी होता है, RNA में भी होता है एंड फॉस्फोलिपिड्स में भी होता है। कैल्शियम, इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन बोन्स डेवलपमेंट। कैल्शियम जो होता है ना, जो दूध में होता है हमारे साथ, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हड्डियों को जो है ना डेवलपमेंट में। इट इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर टूथ फॉर्मेशन, ये बच्चे को जब दांते होते तो दूध देते ताकि उनके दांत आ जाए। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग टुगेदर द सेल वॉल्स ऑफ द प्लांट, ये कैल्शियम जो है ना प्लांट के सेल वॉल को भी एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं। सल्फ़र की क्या इंपॉर्टेंस है। इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ विटामिन B, थायमीन, ये विटामिन B में होता है। सल्फ़र इज़ द की कंपोनेंट इन मोस्ट प्रोटीन में जो है ना सल्फ़र की जो है ना की क्या है, की कंपोनेंट की तरह काम करता है क्योंकि अमीनो एसिड की शेप कुछ इस तरह है, इस तरह है अमीनो एसिड की शेप। तो यहाँ पर सल्फ़र होता है, 4 सल्फ़र होता है कि अमीनो एसिड में, तो इस वजह से ये अहम करार दिया गया है। इट आल्सो एसेंशियल फॉर सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड, ये सिंथेसिस और फैटी एसिड के सिंथेसिस में और ब्रेकडाउन के लिए भी अहम होते हैं। इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी, ये बहुत अहम रोल अदा करते हैं मेटाबॉलिज्म में, बढ़ने में, रिप्रोडक्शन में और हेरिडिटी में। हेरिडिटी उसको कहते हैं कि माँ से जो हसीयत, वालिदैन से जो हसीयत बच्चों में आते हैं, नाइट्रोजन इसमें ज़्यादा काम करता है, अक्सर मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करता है, इसलिए डॉक्टर ताकत के लिए नाइट्रोजन देते हैं। यानी नाइट्रोजन मतलब डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उस पर लिखा होता है नाइट्रोजन। सोडियम हेल्प्स कंट्रोल ब्लड प्रेशर, सोडियम जो है ना मदद करता है ब्लड प्रेशर में। एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ मसल्स एंड नर्व्स, सोडियम जो होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और रेगुलेट कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को, रेगुलेट करता है फंक्शन ऑफ मसल्स एंड बोन्स और नर्व्स, मसल्स एंड नर्व्स का जो है ना वो फंक्शन को ठीक करता है।
पोटाशियम इट इज़ एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। पोटाशियम ये ज़रूरी होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए एंड रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है? पोटाशियम जो है ना वो क्लोरोफिल में होता है, ये तो हमको पता है ये क्लोरोफिल में होता है और ये बहुत अहम होता है। इट एक्ट्स एज अ एक्टिवेटर फॉर एंजाइम इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इट एक्ट एज अ एक्टिवेटर फॉर एंजाइम, ये एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है एंजाइम में इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। मैंगनीज, द बेस्ट फंक्शन ऑफ मैंगनीज इज़ इन द रिएक्शन। जो बेस्ट फंक्शन है मैंगनीज का वो किस चीज़ में है? रिएक्शन में है। इन विच ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द बेस्ट फंक्शन ऑफ मैंगनीज इज इन द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, जो फ्रॉम वाटर से ऑक्सीजन जो है ना मैंगनीज वो इस रिएक्शन में इस्तेमाल होता है जिसमें ऑक्सीजन को अलग किया जाता है वाटर से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। आयरन इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, क्योंकि हेमोग्लोबिन हमारे साथ आयरन से बना होता है और आयरन उसमें होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट रोल उसमें जो है ना बनाता है हेमोग्लोबिन। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स। हेमोग्लोबिन जो है ना वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है सारे बॉडी सेल्स तक। कहाँ पर? ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में अहम होता है। जिंक in plants it is required for chlorophyll synthesis while in animals it play important role in growth। ये क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए जिंक इस्तेमाल होता है, जबकि एनिमल में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल काम करता है। आयोडीन इट plays a role in the production of thyroxine हार्मोन। आयोडीन जो है ना थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने में हमारी मदद करता है। थायराइड ग्लैंड इट इज़ अ ग्लैंड प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ ट्रेकिया, इट सिक्सटीज अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन। जो गाइटर, इसमें एक बीमारी होती है गाइटर जिसको कहते हैं, जो गले का बढ़ जाना, जिसमें जो नेक की जगह है, जो गर्दन है इस तरफ और गला जो है ये बहुत मोटा हो जाता है क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जाता है। इट रेगुलेट ग्रोथ, मैच्योरेशन, सेक्सुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट। ये इससे जो है ना ग्रोथ अच्छा होता है, मैच्योरेशन सेल्स की अच्छी होती है, सेक्सुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट भी इससे आता है। क्लोरीन, लास्ट वन, क्लोरीन इज रिक्वायर्ड फॉर द वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरीन जो है ना वाटर स्प्लिटिंग में हमारे साथ मदद करता है फोटोसिंथेसिस में, इन विच ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, और ऑक्सीजन जो है ना वो हमारे पास पैदा होता है। दिस आल्सो रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन इन लीव्स एंड रूट्स। ये सेल डिवीजन जो होता है उसमें भी रिक्वायर्ड होता है, लीव्स में और रूट्स में जो सेल डिवीजन होता है उसमें भी ये रिक्वायर्ड होता है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपने इससे सीखा होगा और इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे तो उसमें आप कंफ्यूज होते हो, ठीक है ना। वो एक कहावत है कि जिसका बस्ता जितना बड़ा वो ज़्यादा बेवकूफ़, ठीक है ना। बस्ते को ज़्यादा आपने बढ़ाना नहीं है, जो लिखा है उसको समझना है, जो भी लिखा है उसको समझना है, जो भी बुक्स आपके पास है उसको समझने है, ठीक है ना। मतलब गाइड इसलिए होता है, ठीक है ना, मैं गाइड को भी प्रेफर नहीं करता, बट गाइड की फ़ायदा ये है कि अगर आप गाइड पढ़ोगे तो आपको समझ आता है, बुक्स के से ज़्यादा जो है ना गाइड समझ आती है। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स एग्जाम्पल के साथ इस क्वेश्चन में आपसे मांगे गए कि इसको इनलिस्ट करें। इनलिस्ट वेरियस लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल, और इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन भी करें। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 में इसका जवाब मौजूद है।
सो इसका जवाब है डिस्क्राइब वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करें, इसके वेरियस लेवल डिस्क्राइब करें। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ, बायोलॉजिस्ट स्टडी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल। कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ वेरियस लेवल समझे। जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टडी करते हैं लाइफ को, चीज़ों को डिफरेंट लेवल्स पर, एटॉमिक लेवल पर, ठीक है ना। अब आगे आगे जो है ना हम पढ़ेंगे एटॉमिक लेवल और दूसरे लेवल्स। तो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, फिर मॉलिक्यूलर लेवल, और फिर उसके टाइप्स। और ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सो atomic and subatomic level, all type of matter are made of elements and each element contain single kind of atoms। हर जो एलिमेंट होता है ना, जो भी मैटर है ये एलिमेंट से बना है, कुछ खास एलिमेंट से बना है, और हर एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम से बना है। ये तो मतलब केमिस्ट्री में भी है। एटम ए का मतलब एंटी, अक्सर एंटी या नॉट का होता है, जैसे इक्वेटिक और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस तरह। ए जो होता है नॉट के लिए आता है। टॉम कहते हैं कट को, वो चीज़ जो कट नहीं होती उसको क्या कहते हैं, एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। जो मैटर को, जैसे ये पेंसिल है, इसको जितना तोड़ते हैं तो आखिर में इतना बचेगा कि वो टूट नहीं पाएगा, उसको एटम कहेंगे। एटम्स आर मेड ऑफ मिनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम फिर मिनी सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। वो क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम इज कंपोज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। ये प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियस के अराउंड होता है या न्यूक्लियस से बाहर होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। फिर क्या है, बायो एलिमेंट्स। फिर बायो एलिमेंट्स कौन से है, जिसको हम पहले एटम होता है, एटम के बाद एलिमेंट होता है। आउट ऑफ 92, अब ये भी इस एमसीक्यूज में आता है कि कितने जो है ना नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स है और कितने जो है ना अलावा है इसके। सो ये भी आपने याद करना है। आउट ऑफ 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स, 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। जो नेचुरली बनाए गए हैं, नेचुरली जो है ना पाए गए हैं, वो 92 है, और 16 में इसमें क्या है, बायो एलिमेंट्स है। दिस टेक पार्ट इन मेकिंग ऑफ बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी बनाने में हिस्सा लेते हैं। इन दिस 16 एलिमेंट्स ओनली 6 आर एलिमेंट्स। इस 16 में फिर 6 जो होते हैं वो 90% ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं, और जो बाकी 10 है वो 1% बॉडी को बनाते हैं, 99%। इन दिस 16 only 6 element oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium and phosphorus make 99% of total body mass, while other than 10 elements potassium, sulfur, chloride, sodium, magnesium, iron, copper, manganese, zinc and iodine make 1% of total mass। जो 10 है ये हमारे पास 99% बॉडी का मास बनाते हैं, यानी सारे चीज़ें, हाथ और पाँव और नाखून, ये चीज़ें। जो 1% है, 10 है वो 1% बॉडी बनाता है। अब इसको हम बाद में फार्मूले भी बना लेंगे कि कितने वो चीज़ें हैं। ऑक्सीजन 65% बॉडी उससे बनती है, क्योंकि ये चनूप्स जो है ना, चनूप्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये जो है ना 99% बनाता है बॉडी का, 99%। बाकी जो 10 है वो 1% बनाते हैं। सो इसको चनूप्स से आप शॉर्टकटली आप याद कर सकते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड
जो है ना 18%, ऑक्सीजन 65, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 0.2%, फास्फोरस 1%, अदर्स 0.01%। ये सारे जो है ना वो इतने परसेंट। अब इस ये डायग्राम के जो थ्रू बताया गया कि ऑक्सीजन इतना बनाता है, कार्बन जो है ना, सॉरी ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन 18%, हाइड्रोजन इतना, और ये जो है ना ग्राफ के शक्ल में दिया गया है, ये बुक में मौजूद होगा। फिर एलिमेंट्स बन करके, ठीक है ना, एलिमेंट्स एक दूसरे से मिल करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो क्या है, अ ग्रुप ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ग्रुप ऑफ एटम जब एक दूसरे से बॉन्ड होते हैं, सेम और डिफरेंस हो, तो उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जाम्पल H2O2, H2N2O2 एक्सेट्रा, बायोमॉलिक्यूल। In organism, bioelements do not occur in isolated form. They combine through ionic or covalent bonding. ऑर्गेनिज्म में जो बायो एलिमेंट्स ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, दे कंबाइन थ्रू आयनिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। जो एटम एक दूसरे से जो है ना वो रिएक्शन करता है, तो वो बॉन्डिंग के ज़रिए करता है, आयनिक बॉन्डिंग से। ये बॉन्डिंग फिर मुख्तलिफ़ किस्म की है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग है, मेटालिक बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये इन बॉन्ड्स के ज़रिए एक दूसरे से मिलते हैं। The stable particle formed by such bonding is also called biomolecule. अब जैसे कि क्लोरीन HCl है, HCl, इसके साथ आखिर में एक इलेक्ट्रॉन वैसे पड़ा हुआ, यानी तो ये क्या करता है इसने, तो ये इसको देता है, और ये दो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो इन दोनों में क्या होता है, बाण बन जाता है HCl में। इसके पास 8 पूरे हो जाते हैं, और ये एक दूसरे के साथ, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो इनके पास 2 बन जाते हैं। तो इस तरह वो बाण बनाते हैं। टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल के टाइप्स। ये जल्दी जल्दी जो है ना पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बुक्स को जो मैंने डिफिशिएंसी फील की है कि स्टूडेंट को बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, लेकिन स्टूडेंट को उस चीज़ की रीडिंग भी नहीं आती। जैसे हम जब छोटे थे तो इसको चिटन बोलते थे, चिटन, जबकि ये काइटिन है। तो इसी तरह वो अगर आप पढ़ाओगे तो स्टूडेंट को समझ आ जाएगी, बुक पढ़ाओगे तो स्टूडेंट को समझ आ जाएगी, रीड करवाओगे तो स्टूडेंट को समझ आ जाएगी। बाकी कंसेप्ट समझना वो बुक से बहुत अच्छा समझा जाता है, ना कि बोर्ड से। खुद सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, ठीक है ना, जो भी वो सेल्फली आप पढ़ोगे तो समझ आएगा। फिर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। द मॉलिक्यूल व्हिच हैव लो molecular weight are called micromolecules। जिसके molecular weight बहुत कम हो वो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कम, यानी उसका वेट ज़्यादा नहीं हो, तो उसको क्या कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल। जैसे ग्लूकोज, वाटर, एमाइनो एसिड एक्सेट्रा। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल विच है हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो, इसको क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हैं। फिर है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है हमारे साथ, फिर मॉलिक्यूल्स बन करके हमारे पास कंपाउंड बनाते हैं। द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब एक दूसरे से मिलते हैं वो हमारे पास क्या बनाते हैं, कंपाउंड। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, फिर कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब हमारे साथ मिलते हैं वो हमारे पास कंपाउंड बनाता है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हमारे पास द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, एक्सेप्ट CO, CO2, HCO3, CO3, CN एंड कार्बाइड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास की डिफिनेशन ये है कि हाइड्रोजन एंड देयर हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो चीज़ें होंगे ज़रूर, एक कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, ये दोनों मौजूद होंगे ज़रूर। ऐसे भी है जिसमें ये दोनों मौजूद होंगे लेकिन फिर भी जो है ना वो ऑर्गेनिक नहीं होते। मसलन CO है, CO2 है, HCO3 है, CO3 है, CN है, इनके अलावा कार्बाइड है। तो इनके अलावा जिसमें भी C और N एक साथ मौजूद होगा वो क्या होंगे, वो ऑर्गेनिक होंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा। तो ये क्या है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा हमारे पास ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक, अब इनऑर्गेनिक हमारे पास क्या है, द कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक नहीं हो हमारे पास वो हमारे साथ क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है। जैसे H2O, CO2 एक्सेट्रा, इसमें भी C नहीं है, H है, इसमें भी C है और H नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। कंपाउंड मिल करके हमारे पास क्या बनाता है, ऑर्गेनील बनाता है। बहुत सारे कंपाउंड मिल करके हमारे साथ क्या बनाता है, ऑर्गेनील बनाता है। तो ऑर्गेनील लेवल है तीसरे लेवल पर क्या है, ऑर्गेनील लेवल। डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल कंबाइन इन अ पर्टिकुलर वे टू फॉर्म सब सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनील्स। तो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन, मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं और बनाते हैं हमारे साथ टू फॉर्म सब सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनील। सेल के जो है ना, जैसे हमारे पास न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोस्केलेटन है, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हमारे साथ सेल के ऑर्गेनील कहलाते हैं। तो वो हमारे साथ क्या बनाते हैं, सेल ऑर्गेनील। ईच ऑर्गेनील परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। हर एक ऑर्गेनील एक ख़ास तरह का फंक्शन करता है, हर ऑर्गेनील एक खास तरह का फंक्शन होता है, ये ऑर्गेनील की खासियत है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। राइबोसोम प्रिपेयर्स प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना एनर्जी प्रोडक्शन काम है उसका, राइबोसोम प्रोटीन तैयार करता है हमारे साथ। फिर सेलुलर लेवल पर है, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है सब जो है ना ऑर्गेनिज्म का। ये दो साइंटिस्ट ने जो है ना ये थ्योरी भी पेश की थी और ये सेल का डिफिनीशन भी है कि जो भी सेल के जो ऑर्गेनिज्म है वो स्ट्रक्चर जो देता है ऑर्गेनिजम्स को, फंक्शन जो देता है वो एक सेल देता है और वो एक चीज़ देता है, वो सेल कहलाता है। Example, in unicellular organism a single cell make the whole body like amoeba. यूनिसेलुलर में एक सेल पूरे बॉडी को बनाता है जैसे कि अमीबा। while in multicellular organism whole organism consists of trillions of cells like human beings, plants. जबकि मल्टी सेलुलर में ट्रिलियंस सेल्स होते हैं जैसे कि इंसान और जानवर। तीसरे पर जो है ना मुख्तलिफ सेल बन करके टिश्यू बनाते हैं। अब इसको थोड़ा सा ये कि एटम होता है, इस तरह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एटम, ठीक है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल वो बनाते हैं एटम को। एटम बनाते हैं हमारे पास एलिमेंट्स को, एलिमेंट से बनते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है ना, मॉलिक्यूल से बनते हैं कंपाउंड, कंपाउंड से बनते हैं मॉलिक्यूल, बायो मॉलिक्यूल, ऑर्गेनील्स, ऑर्गेनील से बनते हैं सेल, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं आर्गन, आर्गन से बनते हैं आर्गन सिस्टम, ठीक है ना। इस तरह ये आर्गन सिस्टम से बनते हैं, आर्गन सिस्टम हमारे साथ बनाता है ऑर्गेनिज्म।
मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जमा होते हैं, स्पीशी बनाते हैं। तो इसी तरह ये हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये बीच बीच में चूँकि ये इसको थोड़ा डिटेल का लिखा गया है, लेकिन इसमें सिंपल ये फिनोमेना है जो आपको समझना है। तो टिश्यू तक हम आ चुके थे। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल which perform similar function are organized into groups are called tissue। सिमिलर सेल जब होते हैं, सिमिलर सेल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल्स which perform similar function। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सिमिलर सेल होते हैं और सेम फंक्शन जो है ना ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होते हैं, यानी 2-3 सेल जमा होते हैं, 2-3 सेल, और इसका फंक्शन एक जैसा होता है, तो ये एक टिश्यू बनाता है हमारे साथ। सिमिलर सेल है और फंक्शन एक है, तो ये हमारे साथ एक टिश्यू बनाता है, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू। इसके एग्जाम्पल भी होंगे। एपिथेलियल टिश्यू एग्जाम्पल, एपिथेलियल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू एक्सेट्रा। एनिमल में नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। फिर मुख्तलिफ टिश्यू बनते हैं। ये क्या बनाते हैं हमारे साथ? आर्गन। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। एक से ज़्यादा टिश्यू कंबाइन होते हैं कि एक ख़ास किस्म की जो है ना वो एक्टिविटी परफॉर्म करे। सच ग्रुप ऑफ रिलेटेड टिश्यू इज कॉल्ड आर्गन। ऐसे रिलेटेड टिश्यू को क्या कहते हैं? आर्गन कहते हैं। कि 2-3 टिश्यू मिल गए, ठीक है ना, 2-3 टिश्यू, और इसका स्पेसिफिक काम है, तो ये क्या बनाता है हमारे पास? आर्गन। क्या बनाता है? आर्गन बनाता है। और स्पेसिफिक मसलन लीवर है, किडनी है, स्टमक है, ब्रेन है, ठीक है ना, ब्रेन भी एक आर्गन है। इसी तरह बहुत सारे आर्गन्स, हैंड है, फुट है, मुख्तलिफ आर्गन्स है, माउथ है, टंग है, तो ये मुख्तलिफ स्किन है, मुख्तलिफ आर्गन है हमारे साथ जो ये बनाते हैं। फिर है आर्गन सिस्टम। डिफरेंट आर्गन कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन टू फॉर्म इन आर्गन सिस्टम। मुख्तलिफ आर्गन्स जो है ना जमा हो जाते हैं और एक ख़ास काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं? आर्गन सिस्टम। डिफरेंट आर्गन्स कंबाइन हो जाते हैं और एक ख़ास काम करते हैं, इसको क्या कहते हैं? आर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ है, फिर लेरिंग्स है, ठीक है ना, माउथ है, लेरिंग्स है, पेरिंग्स है, फिर एसोफेगस है, फिर लंग्स है, लीवर है, तो इस तरह ये सब जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सॉरी लंग्स नहीं है इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में लंग नहीं है, स्टमक है। इसमें क्या है? माउथ है, नॉस्ट्रल्स है, लेरिंग्स है, पेरिंग्स है, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम में लेरिंग्स पेरिंग्स नहीं है, वो इसमें है, ठीक है ना, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, जबकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में लेरिंग्स पेरिंग्स नहीं है। इसमें माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है और पेंक्रियाज है, मुख्तलिफ जूसेस है, तो ये इसमें है। इसमें क्या है? इसमें लेरिंग्स पेरिंग्स इसमें भी काम करते हैं, लेकिन इसमें अलग तरह। फिर ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, अल्वेलाई है, फिर लंग्स है, तो ये रेस्पिरेटरी। तो इसकी अपने ये पढ़ोगे आप, इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट आर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट आर्गन जो है ना वो कंबाइन हो जाते हैं और बनाते हैं एक हमारे साथ एक डिफरेंट आर्गन सिस्टम तो डिफरेंट आर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं और हमारे पास एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। of different organisms are coordinated. In case of men, different organisms such as blood circulatory system, GNA, respiratory system, digestive system, etc. work in coordination. ये सब जो है ना एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं
और फिर सारा ऑर्गेनिज्म जो है ना जिंदा रहता है। एक भी सिस्टम ख़राब हुआ, सारा ऑर्गेनिज्म यानी ब्लड फ्लो बंद हो गई, ऑर्गेनिज्म मर गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद हो गया, ऑर्गेनिज्म मर गया। तो ये ऑर्गेनिज्म इससे चलते हैं। A group of similar organisms that can interbreed and produce, example human population and mice population। माइस जो है ना बाजरा यानी ये प्लांट से रिलेटेड है। community, different population interacting with one another in a given habitat form community। different population, अब मुख्तलिफ population एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे ठीक है, इसमें एग्जांपल देंगे। interacting with one another in a given habitat form community, मुख्तलिफ population, ठीक है ना, मुख्तलिफ population जैसे ह्यूमन, डक और ये प्लांट्स, इनकी पॉपुलेशन है और इस तरह दूसरा सी के अलग पॉपुलेशन है, वो एक दूसरे से मिलते हैं तो ये कम्युनिटी बनाते हैं। जैसे डिजर्ट कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ लिजर्ड, स्नेक, माइस, रेबिट, बर्ड्स एक्सेट्रा। डिजर्ट में ये, जबकि ये अलग अलग स्पीशीज़ है और अलग अलग पॉपुलेशंस भी इनके हैं, तो ये दो पॉपुलेशन जब मिल जाते हैं, पॉपुलेशन प्लस जब दो पॉपुलेशन मिल जाते हैं तो ये हमारे पास क्या बनाता है, जब दो पॉपुलेशन मिल जाते हैं तो ये हमारे पास कम्युनिटी बनाता है। फिर the natural area where the living organism and the environment interact and exchange material between them is called ecosystem। वो नेचुरल एरिया जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी हम वाटर को पीते हैं, ठीक है ना, और साइल को यानी वेस्ट के फॉर्म में वाटर और ये और चीज़ें देती भी है, तो ये इंटरेक्शन है वाटर का, लिविंग का और नॉन लिविंग का। तो हमारे पास हमारा वाटर के साथ इंटरेक्शन है। द नेचुरल एरिया where living organism and the environment interact and exchange material between them, जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ चीज़ें एक्सचेंज करते हैं, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे डिजर्ट इकोसिस्टम, पाउंड इकोसिस्टम, सहराई इकोसिस्टम और तालाबी इकोसिस्टम। बायोस्फीयर, अ पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लाइफ exists including land, water and atmosphere। It is also called zone of earth, life on earth। A part of earth in which life exists, जो है ना ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर ज़िंदगी रहती है, इंक्लूडिंग लैंड जिसमें ज़मीन भी है, पानी भी है, एंड एटमॉस्फेयर है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये ज़िंदगी गुजारने का जगह ज़मीन पर, इसको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। यानी इस दुनिया को जिसमें हम रहते हैं इसको बायोस्फीयर कहते हैं, जिसमें लैंड भी है, वाटर भी है, एटमॉस्फेयर भी है, हवा भी है, तो इसको बायोस्फीयर कहते हैं। बेसिक जोन्स ऑफ बायोस्फीयर, देयर आर 3 बेसिक जोन्स ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर ये क्वेश्चन आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और अक्सर आता भी है। तो बायोस्फीयर के फिर 3 लेयर्स है। एक होता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस, जो सॉलिड है, जो मट्टी है, जो सीमेंट है, जो पत्थर है, ये क्या है, लिथोस्फीयर में आते हैं। जो पानी है ज़मीन पर, ये जो है ना हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। और जो मुख्तलिफ गैसेस है अराउंड द अर्थ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर में आते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये समझ आ चुका होगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।